साथियों, इस वीडियो में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो किसी का पिछवाड़ा तोड़ दे, बल्कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी गालियों का उपयोग किया है। तो यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और गालियां सुनने से आपको दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके सुंदर कानों को कोई भी दिक्कत पहुंचे। तो इस वीडियो को अभी बंद कर दे और जाकर के कुछ और देखे। धन्यवाद। तो अगर एक एक्टर अच्छे से एक्टिंग ना करे और अपने डायरेक्टर को परेशान करे तो उस डायरेक्टर को उस एक्टर से काम निकलवाने के लिए क्या करना चाहिए? एक्टर्स को हैंडल करने के लिए उनसे प्यार से बातें मत कर, उनकी चड्डी उतार और उनकी गांड पर 2 लाते मार। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी जिसके एक्टर्स के नाम सुने जरा एक बार आप। टॉम क्रूज, जैक ब्लैक एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन अगर तुम लोग इस मूवी को बिना इस इन्फॉर्मेशन के खोल के देखो तो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये एक्टर्स कहां पर हैं इस मूवी में, क्योंकि मूवी के अंदर वो कुछ ऐसे दिखते हैं। मेकअप डूड मेकअप। ये मूवी एक मूवी के बारे में है जिसको बनाने में डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और तो और सारे क्रू की फट के 64 हो गई। ये रहे हमारे मेन कैरेक्टर्स। ये दरअसल एक्टर्स हैं, मतलब एक्टर्स तो ये हैं लेकिन ये मूवी के अंदर भी एक्टर्स बने हैं और ये लोग एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी बना रहे हैं। साल 1969 के सदियों में यूएस आर्मी के कुछ बेहतरीन जवानों को एक टॉप सीक्रेट असाइनमेंट के लिए साउथ ईस्ट वियतनाम भेजा गया। उद्देश्य था सार्जेंट फूल टीमैक को काफी कई निगरानी से बचाकर एनवीए प्रिजन कैंप से बाहर निकालना, जो सुसाइड से कम नहीं था। 10 में से सिर्फ 4 ही लोग वापस लौटे और 4 में से 3 ने उस मिशन के बारे में बुक लिखी। 3 में से 2 को पब्लिश किया गया और उन दोनों में से सिर्फ एक बड़ी मूवी बन सकी। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने उस मूवी को बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी के कुछ किरदारों से मिलवा देता हूँ। जेफ पोर्टनॉय, ये बंदा एक कॉमेडियन था लेकिन अब इसका कॉमेडी से मन भर चुका है, तो अब ये मूवीज के अंदर अपना हाथ पैर मार रहा है। इस बंदे की रीसेंट मूवी का नाम है फैटीज फाट। इस नाम से इसने 2 मूवियां बनाई हैं, फैटीज फाट 1 और फैटीज फाट 2। ये दोनों कॉमेडी मूवीज हैं एंड आप खुद देख लो इन मूवीज के अंदर क्या है। क्या आप और कुछ मंगवाना पसंद करेंगे? ओह हाँ मेरे बच्चे, छोले और राजमा। अगला किरदार है एल पचिनो। एल पाचिनो ये एक सिंगर है जिसके गाने मैं आपको इस वीडियो में नहीं सुना सकता हूं बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजंस। आप लोग इन भाई साहब के गाने पर्सनली जाके सुन लेना, क्योंकि मैं नहीं सुना सकता हूं, कॉपीराइट के डर से नहीं, वो गाना है इतना गंदा कि मैं नहीं सुना सकता हूं। अगला किरदार है कर्क लज़ारस। कर्क भाई एक बहुत ही खतरनाक एक्टर है और उन्होंने 4 ऑस्कर जीते हैं। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग कितनी ज्यादा जबरदस्त है इस चीज के बारे में आपको ये मूवी बताएगी। आरडीजे का ये कैरेक्टर आप देख के मान ही नहीं सकते हो कि इसी सेम बंदे ने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को भी प्ले किया है। अगला किरदार है केविन सैंडस्की। ये भाई बस एक एक्टर है और इनके बारे में कुछ भी नहीं बताने के लिए। और हाँ, इनके साथ एक प्रॉब्लम भी है। सामने देख चूती है। इसकी नुन्नी वाकई बहुत ही छोटी है। अगले किरदार हैं टग स्पीडमैन। स्पीडमैन भाई भी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग करते वक्त भाई कभी कभार थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला थोड़ी सी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है उनसे। और भाई के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो किसी भी किरदार में बहुत ज्यादा ही घुस जाते हैं, जिस कारणवश इनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भाई बनाने तो पूरी श्रद्धा से जाते हैं फॉरेस्ट गंप, लेकिन बन जाती है लाल सिंह चड्ढा। फिर इनकी मूवी पिट जाती है थिएटर में और प्रोड्यूसर इनका चड्ढा उतार के इनको बहुत पीटता है, तो इसीलिए इनका भी करे थोड़ा सा डामाडोल हो रखा है। ये भाई साहब हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर। इन भाई साहब के बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे बस 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि भाई क्या सच में टॉम क्रूज ही है, और दूसरा सवाल है कि इसके हाथ इतने मोटे कैसे हैं। ये है रिक पेक। ये भाई इस मूवी का डायरेक्टर है और डायरेक्टर साहब के दिमाग की अम्मा बहन कर चुके हैं इनके सारे एक्टर्स, क्योंकि साले एक्टिंग तो कर पाते हैं नहीं और उनके कारण सेट का हो जाता है बहुत ही खतरनाक नुकसान और लग जाती है पैसों में आग। और फिर प्रोड्यूसर भाई साहब इस भाई को पकड़ के पेल देते हैं। कहाँ हो तुम? अब इतने चूतियों में से डेमन कॉकबर्न कौन है? वो मैं हूँ सर। तुम में से की ग्रिप कौन है? तुम सुनो, इस गांडू को तुम अभी के अभी जोरदार मुक्का मारोगे। सॉरी सर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जब डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर को बताते हैं कि सर जी देखो ये एक्टर्स हैं चूतिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं इनका क्या करूं सर आप मुझे बताइए। तो फिर प्रोड्यूसर भाई साहब ये बोल के निकल लेते हैं। एक्टर्स को हैंडल करने के लिए उनसे प्यार से बातें मत कर, उनकी चड्डी उतार और उनकी गांड पर 2 लाते मार। बिल्कुल सही कहा लेस।
अब देखो प्रोड्यूसर भाई साहब तो ये बात बोल के निकल लेते हैं, लेकिन बोलने में और सुनने में और फिर सुन के करने में तीनों में बहुत फर्क होता है। तभी इस मुसीबत की स्थिति में डायरेक्टर साहब की मदद करने आता है 4 लीफ। ये वही बंदा है जिसके कारण ये पूरा मेला लगा हुआ है इस वक्त, क्योंकि यही वो राइटर है जिसकी बुक पब्लिश हुई और उसकी बुक पब्लिश होने के बाद उसके ऊपर अब मूवी बन रही है। तो 4 लीफ भाई साहब हमारे डायरेक्टर साहब को ये सलाह देते हैं कि देखो ये एक्टर्स हैं एक नंबर के लुक्खे, हम लोग क्या करेंगे इनको उठाएंगे और एक असली जंगल में छोड़ देंगे, वहां हम लोग कोने कोने में लगा देंगे हिडन कैमरास। अब जब आप इन एक्टर्स के पिछवाड़े पे 4 लात मारोगे और इन्हें बोलोगे कि बेटा तुम लोग फंस चुके हो इस जंगल में और अगर तुमने नहीं करी अच्छे से एक्टिंग तो हम तुम्हें यहाँ से लेकर के नहीं जाएंगे और यहीं छोड़ देंगे, और इसी डर से ये लोग अच्छे से एक्टिंग करेंगे और वो हिडन कैमरा से सबको शूट कर लेंगे और फिर हम लोग उस हिडन कैमरा की फुटेज का इस्तेमाल करके मूवी बना देंगे और भाई पैसा ही पैसा। डायरेक्टर साहब इस बात पे अग्री कर देते हैं और फिर सारे शूटिंग करने के लिए निकल जाते हैं जंगल में। डायरेक्टर साहब ने वहां उतरने के बाद इन लोगों को सबसे पहले समझाया सब कुछ, और अब डायरेक्टर साहब ने अपने अंतर मन में हिम्मत का परिवाह बढ़ा दिया था। डायरेक्टर साहब अब एंग्री यंग मैन हो चुके थे। ये सब बकवास है, कम से कम मुझे मेरे असिस्टेंट को लाने देते। एक्टर्स को हैंडल करने के लिए उनसे प्यार से बातें मत कर, उनकी चड्डी उतार और उनकी गांड पर 2 लाते मार। भाई अब तो मूवी बन के रहेगी माँ की। What the fuck? इस हरकत के पीछे जिम्मेदार थी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसी जंगल में रहती है। अब वैसे तो इन लुक्कों को यहाँ से तुरंत निकल देना चाहिए, लेकिन इन लुक्कों को ये समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्टर साहब के साथ जो इस वक्त हुआ है वो मूवी की शूटिंग नहीं थी, वो असली में ऐसा हुआ है। डायरेक्टर साहब जैसे विजनरी इन लोग के बीच में अब नहीं रहे, इस बात का इन लोग को रत्ती भर भी ज्ञात नहीं है और ये लोग भाई फुल कैरेक्टर में अपने आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन देखो 100 चूतियों के बीच में भी एक समझदार आदमी आपको मिल ही जाएगा, और हमारे कर्क लज़ारस यानी कि आरडीजे यानी कि टोनी स्टार्क भाई साहब वही एक आदमी है। उन्हें समझ आ चुका है कि ये कोई शूटिंग नहीं है, ये असलियत में हुआ है। अबे चूतियों, वो गांडू मर चुका है। अरे बहन के लौड़ो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उस गांडू ने हमें जंगल में फंसा दिया है? अब इस बात को बाकी सब ने तो समझ लिया, लेकिन स्पीडमैन भाई साहब को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने इस बात को मानने से कर दिया इनकार। इन शॉर्ट ये बंदा फुल कैरेक्टर में है और ये चाहता है बाकी सारे भी रहें, क्योंकि ये मूवी इसको बनानी ही बनानी है। ऑब्वियसली भाई का करियर दाव पे लगा हुआ है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब क्योंकि मैप भी स्पीडमैन के पास ही है तो बाकी किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय स्पीडमैन को फॉलो करने के। चलते चलते 10 मिनट बीते, फिर 15 मिनट बीते, फिर आधे घंटे बीत गए। अब आदमी सब्र करे तो करे कब तक। चलते चलते आई एक नदी और इस नदी के साथ सब्र का बांध गया टूट सब लोगों का। हमारे कर्क लज़ारस भाई साहब ने मैप स्पीडमैन से ले लिया, या फिर यूं कहे कि छीन लिया, और उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसको भगा दिया, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था उन लोगों के साथ चलने के लिए। उसको भाई अपनी मूवी शूट करनी है किसी भी हालत में। स्पीडमैन को मूवी की फिक्र थी और बाकी सबको अपनी जान की। अब ये पूरा सिनेरियो होते होते और इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। उस समय जेफ पोर्टनॉय का जी बहुत ज्यादा मचल रहा था। अब भाई सब लोग सोचे कि इसको क्या हो गया है, ऐसी उल्टी हरकतें क्यों कर रहा है ये, लेकिन किसी को जवाब मिले ही ना, किसी को समझ आए ही ना कि भाई इसको हुआ क्या है। लेकिन किसी को आए ना आए, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जेफ पोर्टनॉय भाई माल के बहुत बड़े शौकीन थे और इस जंगल में उन्हें माल मिल नहीं रहा था, और अब जाहिर सी बात है कि जंगल में तो माल मिलता नहीं है, तो इसी माल के अभाव में जेफ पोर्टनॉय भाई का जिया मचल रहा था। और दूसरी तरफ स्पीडमैन अपनी मूवी की शूटिंग में लगा हुआ है। लेकिन भाई की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब कि वो टेररिस्ट के हाथों पकड़ा गया। अब देखो मजे की बात यह है कि जो स्क्रिप्ट थी ना मूवी की, उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि स्पीडमैन के सामने कुछ आतंकवादी आएंगे और वो उसे पकड़ ले जाएंगे, फिर स्पीडमैन उससे लड़ेगा और फिर जो उसका मिशन है उसको पूरा करेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला था। उन आतंकवादियों ने स्पीडमैन को किडनैप करके उसके मैनेजर को फोन किया फिरौती मांगने के लिए कि भाई देखो हमारे पास तुम्हारा बंदा है, तुम हमें दो फिरौती। लेकिन इन लुक्खे आतंकियों की किस्मत भी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस समय वहां पर वो प्रोड्यूसर भी मौजूद था और इन लोग ने उससे फिरौती मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ध्यान से सुनना, देख अब तूने अगर परेशान किया तो मैं तुम्हारी मैया चोद दूंगा साले। अरे भोसड़ी के मुझसे पंगा लेगा तो बिना तेल के गांड मारूंगा मैं। इसलिए तू जो भी करना चाहता है ना जरा सोच समझ के करना, क्योंकि एक बार तूने कर लिया तो उसके बाद बारी मेरी होगी, और जब मैं गांड मारूंगा तो मैं सुबह शाम मारूंगा। मैं थकूंगा नहीं, मैं तेरे चिथड़े उड़ा दूंगा।
दूसरी तरफ कर्क भाई के ग्रुप को ये पता चल जाता है कि स्पीडमैन का किडनैप हो चुका है। अब देखो कैसे भी हो भाई, कितने बेकार हो, लेकिन यार एक इंसानियत तो होती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसे बचाएंगे। लेकिन जेफ पोर्टनॉय ने बताया था कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा और वो चाहता है कि वो लोग उसे एक पेड़ में बांध दे और फिर जेफ चाहे उन्हें कितना भी कहे कि खोल दो भाई, खोल दो प्लीज, मुझे खोल दो, वो लोग उसे बिल्कुल भी ना खोले, क्योंकि वो बहुत बड़ा माल का शौकीन है और अगर उसे माल ना मिले तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तो इस बात को गंभीरता पूर्व लेकर वो सभी लोग उसे बांध देते हैं और फिर वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग उन आतंकियों की ड्रेस बनाएंगे, क्योंकि एल पचीनो भाई की सिलाई बुनाई और कढ़ाई एकदम लाजवाब थी और उस ड्रेस को पहनने के बाद वो लोग उन आतंकियों के बेस पे हल्ला बोल देंगे। अब एल पचीनो भाई साहब सिलाई कर रहे होते हैं तो कर्क भाई साहब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो? तो एल पचीनो बोलता है कि हाँ है तो एक। तो कर्क बोलता है कि क्या तुमने उसे आई लव यू बोला है? तो एल पचीनो बोलता है कि नहीं यार अभी तक नहीं बोला है, मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगता है बोलने में। तो कर्क भाई साहब बोलते हैं कि यार इसमें डरने की क्या बात है, जाके डायरेक्ट बोल दो एक मर्द की तरह। अच्छा चलो ये तो बताओ कि उसका नाम क्या है? तो एल पचीनो बोल देता है लेंस। सभी लोगों की आंखें हो गई बड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि लेंस जरूर किसी लौंडे का नाम है। लेंस? लेंस? क्या मैंने सही सुना? लेंस? क्या तुमने लेंस नहीं। मुझे लगा मैंने लेंस नहीं, सुना। मैंने कहा नैन्स। देखो मैं एल पचीनो हूँ, ठीक है? मुझे लड़कियाँ पसंद है, ठीक है? ना कि गांड मारना, समझ गए ना? अगर तुम्हें गांड मारना पसंद नहीं है तो फिर ये बताओ कि तुमने लौंडे का नाम क्यों लिया? मैंने लौंडे का नाम नहीं लिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर तुम गे हो तो? मैं गे नहीं हूँ, ये नहीं हॉलीवुड हूँ। है। मुझे लड़कियाँ पसंद है। उधर वो आतंकवादी लोग स्पीडमैन से एक्टिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि इसकी जो लेटेस्ट फ्लॉप मूवी थी उसके ये लोग बहुत बड़े फैन थे। तो इसलिए वो आतंकवादी अपने मनोरंजन हेतु स्पीडमैन से ये सब करवा रहे थे। और स्पीडमैन भाई एक्टिंग भी बहुत तगड़ी करता है और उसकी इसी एक्टिंग से प्रभावित होकर एक क्यूटी पाई बच्चा उसके पास जाता है और उसको अपना हैंडमेड ऑस्कर देता है और इससे स्पीडमैन बहुत सारा भावुक हो जाता है और कोई भी क्यों ना हो जाए, और फिर वो उस लौंडे को अपनी औलाद समझने लगता है। दूसरी तरफ जेफ पोर्टनॉय भाई जिद पे आता है कि भाई खोल दो, मुझे खोल दो, मैं ठीक हो चुका हूँ, खोल दो। लेकिन कोई खोलने को राजी नहीं था। गाइस मैं ठीक हो गया। अब तुम मुझे खोल सकते हो, जल्दी खोलो। रेडर? नहीं, मैं केविन हूँ। हाँ भैंचो जो भी है यहाँ पर आ। मैं फैटीज फाट 3 बना रहा हूँ और उसमें मैंने तेरे लिए एक रोल सोचा है, लेकिन पहले तुझे मुझे खोलना होगा। जेफ तुम बस चुपचाप खड़े रहो प्लीज। अबे मादर चोद जल्दी खोल। सॉरी यार, मैंने तुझे मादर चोद बोला, मैं तो तेरी माँ को जानता भी नहीं। आई एम सॉरी यार। सुबह हुई और सारे लोग प्लान के मुताबिक जाते हैं अपने साथियों को छुड़ाने के लिए और खूब सारी मेहनत मशक्कत और अपने गद्दे नुमा पिछवाड़े पे दे धमाधम लातों की वर्षा सहन करने के बाद वे लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन स्पीडमैन को वहां से नहीं जाना था, क्योंकि उसका बेटा वहां है और वो कहता है कि वो उन्हें समझाएगा, क्योंकि वो उसके फैंस हैं और वो उसकी बात मानेंगे, उसकी औलाद उसकी बात मानेगा। इतना अगर क्यूट बच्चा हो ना तो किसी का भी मन नहीं करेगा कि वो वहां से जाए उसे छोड़कर। ये लोग जिस बंदे को हीरो मानते हैं ये लोग उसकी बात को जरूर समझेंगे। मेरा अब एक बेटा है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा। अब ये नन्ना मुन्ना कौन है? वो मेरा बेटा है, मैं इनसे निपटता हूँ। वो कहाँ जा रहा है? मैं चौथा मर जाएंगे। दोस्तों मैं गलत था, जल्दी ब्रिज उड़ा दो, हरामखोर ब्रिज उड़ाओ जल्दी। फिर अब क्या कर लेसारस भाई, बड़े दिल के आदमी, बड़े महान, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो स्पीडमैन को बचा लेते हैं और वो लोग वहां से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं और मूवी बन जाती है और कई करोड़ों रुपए कमा लेती है। और ये ऑस्कर जाता है? जानता था, टग स्पीडमैन। माँ की चोट इस मूवी की। ये पिक्चर दिमाग का भोसड़ा है, कोई नहीं देखेगा ऐसी पिक्चर।